सबसे पहले हम समझते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। कल हम क्या पढ़े थे, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखे थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखे थे और वृज गुणन विधि से हम हल करना सीखे थे। और कुछ क्वेश्चन 3.4 का हम सॉल्व किए थे। 3.4 में ही कुछ और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं 3.4 में कहाँ तक हो गया था। उससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से लगेगा उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आओ ये 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या क्या ज्ञात होगी। सबसे पहले ये तुम दिमाग लगाओ कि दो अंकों की संख्या क्या सब हो सकता है। दो अंकों की संख्या क्या हो सकता है, जैसे कि 23, ये क्या है, दो अंकों की संख्या है। ये 12 क्या है, दो अंकों की संख्या है। अगर मैं बात करूँ 32 की, ये क्या है, दो अंकों की संख्या है ना, दो अंकों की संख्या। तो ये दो अंकों की संख्या हो गई। अब इस संख्या को अगर हम पलट दें, क्या करें, पलट दे या उलट दे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर 3 23 है, इसको पलट देंगे तो 32 नहीं हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 21 नहीं हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो क्या 23 नहीं हो जाएगा। ये सीधा संख्या हो गया, संख्या को पलट दिए, ऐसे घुमा दिए तो ये पलटने से बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, मान लेते कोई संख्या हमारे पास क्या है, x और y है। दो अंकों की संख्या क्या है हमारे पास, x और y है। इसका क्या मतलब होता है, हम क्या मानते हैं कि यह x गुना y है ना। तब तो x और y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y होगा ना, इसका मतलब वही होता है। लेकिन क्या अगर मैं इस 32 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुना 2 कभी 32 होगा, कभी नहीं होगा। 3 गुना 2 कभी 32 होगा नहीं, लेकिन x गुना y xy होगा, है ना। चलो, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो अंकों की संख्या x और y है, ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस 32 को आखिर लिख कैसे सकते हैं कि 32 वो हो जाए। तो क्या 32 को ऐसे नहीं लिख सकते, 32 को ऐसे लिख सकते हैं कि इकाई के अंक को ऐसे ही छोड़ देंगे, दहाई के अंक को क्या करेंगे, 10 से गुना करके जोड़ देंगे। 10 से गुना करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब 10 या 30 और 30 तो 32 हो गया ना। मतलब दो अंकों की संख्या को अगर हम ऐसे लिखे तो काम नहीं बनने वाला है। ऐसे लिखे कि इकाई मतलब 1, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दहाई मतलब 10 होता है, दहाई के स्थान पे जो भी अंक है उसको अगर हम 10 से गुना करके लिख दे और फिर वो इकाई वाले में जोड़ दे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हमें दो अंकों की संख्या है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इकाई के स्थान का जो अंक है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दहाई के स्थान का अंक क्या है, x है, उसको क्या करेंगे, 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हो गया ना। अब यही दो अंकों की संख्या को पलट दो, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, yx होगा। yx को क्या उसी तरह से लिख सकते हैं, इकाई के स्थान को अंक को ऐसे ही छोड़ दो। दहाई के स्थान का अंक क्या है, y, उसको किससे गुना कर दो, 10 से गुना कर दो। क्यों, क्योंकि दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो दो अंकों की संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ना कि इस तरह से। बात समझ रही है ना, क्योंकि 3 गुना 2 32 कभी नहीं होगा, लेकिन 2 गुना 10 गुना 3 32 आराम से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या मानेंगे, y है। ये हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लेंगे ऐसा। ठीक है, चलो अब यहाँ से तो संख्या क्या बनेगी, तो दो अंकों की संख्या क्या हो सकता है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो सकता है, सीधा में क्या था, ये था ना, दो अंकों की संख्या सीधा में क्या था, y प्लस में 10x था। ठीक, संख्या को पलट दो, संख्या को
पलटने पर, संख्या को जब पलटेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना, x प्लस 10y होगा ना, x प्लस में 10y पलट दिए। अब प्रश्न जो कह रहा है उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देखो कैसे प्रश्न से अब क्या कह रहा है, देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या हमारे पास क्या है, x और y, तो उनके अंकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे पढ़ो। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, ये जो हमारे पास दो अंकों की संख्या है ना उसका बोल रहा है 9 गुना, तो दो अंकों की संख्या हमारे पास क्या है, y प्लस में 10x, उसका 9 गुना, तो 9 से गुना कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे पढ़ो। 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी है संख्या उसका कितना गुना, 2 गुना, तो पलटने से क्या संख्या बना है, x प्लस में 10 y बना है, उसका कितना गुना, 2 गुना। यहाँ सब सॉल्व कर दो, 9 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y प्लस 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 10 नमा 90x बराबर में 2 को x से गुना करो, 2x प्लस 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 10 दूना 20y यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, देखो देखो, ये 9x है, 90x है ना, ये 2x, तो 2x को इधर लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना, दिमाग से सोचो थोड़ा। 90x इधर है, ये 2x को इधर लेकर आएंगे क्योंकि x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और y वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, तो ये जो 2x प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 2x नहीं हो जाएगा, तो 90 को x में से माइनस का 2x गया तो 88 को x डायरेक्ट हम कर दिए, बराबर में 20y इधर है, इधर 9y इधर है ना, तो ये जो इधर जाएगा, ये जो इधर जाएगा, इसको जो हम इधर भेज देंगे तो 20y में से 9y घट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा, फिर 11y बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो आसान से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। देखो कैसे, 11 का 11, 11 अट्ठे 88, तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 8x बराबर क्या निकला, y निकला, क्या निकला, y। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और पहले ये क्या था हमारा, समीकरण नंबर 1 था, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर निकला हुआ है, इसको उठाओ, एक में जाके सेट कर दो, कुछ मिलेगा तुमको। अब क्या मिलेगा, देखो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस y के जगह पर क्या रखेंगे, ये वाला ना, y के जगह पर क्या रखेंगे, 8x बराबर में 9, 8x और 1x कितना हो जाएगा, 9x बराबर में 9, x बराबर क्या हो जाएगा, ये से ये गया एक बार में 1, x का मान क्या निकला, 1 निकला। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को उठा करके इसमें रख दो तो y का मान आएगा, फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो समीकरण 2 में किसका मान, x का मान, x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 8, x की जगह पर 1 रखेंगे और बराबर में y, 8 1 9 बराबर में y, तो y का मान क्या निकला, 9 निकला y का मान। तो दो अंकों की संख्या क्या निकला, 2 अंकों की संख्या हम क्या माने थे, x और y ना, तो x का मान कितना 1, y का मान कितना 9, तो 2 अंकों की संख्या क्या निकला 19। सॉरी 8 का ना 8 होगा ना, 8 होगा ना, यहाँ पर 8 होगा, 18 निकला, हाँ सही है, मत देखो सही है हमें पता। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 10 में कन्वर्ट करके, समझी ना, कि इस तरह से लिख सकते हैं। ये अलग मैटर है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। तो 2 अंकों की संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये समझने वाली बातें हैं, रफ की बातें हैं, मन करे तो उतार लेना। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे सवाल नहीं बनने वाली है, इसलिए घर पर जाओ और उसे प्रैक्टिस करो। एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार पढ़ो, लैंग्वेज वाले सवाल को 3 बार पढ़ो, समझना है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा बनेगा। देखो कैसे,
बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बस समझना है क्वेश्चन को कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में कह क्या रहा है। 5वां नंबर सवाल है ना ये? हाँ 5वां नंबर सवाल है ये, दूसरा का 5वां है 3.4 का। देखो पहले हम शांति से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आओ क्या कह रहा है देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का क्या है? एक नियत किराया है। 3 दिन का एक नियत किराया है। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स। नियत मतलब फिक्स किराया है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है अलग किराया है, ठीक। सरिता ने, अच्छा इतना पहले समझो क्या कह रहा है। कोई पुस्तकालय है और पुस्तकालय में रूल है, मान लो कि हमारा ये पुस्तकालय है, तुम हमसे एक बुक ले गई, हम क्या बोले तुमको कि देखो तुम अगर ये एक बुक ले जा रही है तो 3 दिन का फिक्स रेट है, उतना तुमको लगेगा ही। चाहे 3 दिन का हम कुछ भी रेट रख दे कि तुम 3 दिन रखेगी ना तो 100 रुपया तुमको देना पड़ेगा, ये हम कह दिए तुमको 3 दिन का 100 रुपया लगेगा तुमको। उसके बाद जो तुम रखेगी एक्स्ट्रा में तो उसका अलग अलग रेट है कि एक्स्ट्रा तुम रखेगी तो 1 दिन का 10 रुपया लगेगा, ऐसा हम तुमको कह दिए, ठीक। फिर कह दिए दूध 3 दिन के अलावा और रखेगी 5वां दिन तो 10 रुपया लगेगा, फिर उसके अलावा फिर 10 रुपया, फिर उसके अलावा 10 रुपया, लेकिन 3 दिन का तुमको 100 रुपया लगेगा ही, ये फिक्स रेट है, इतना हम कह दिए तुमको। वही बातें हो रही है कि किराए पुस्तक देने वाले प्रथम 3 दिन का किराया क्या है? नियत है, मतलब फिक्स है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अभी जो समझाए ना तुमको वही बात है। तो एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय से बुक ले जाने की ये कंडीशन है कि तुम अगर बुक ले जाओगे तो 3 दिन का फिक्स रेट लगेगा, उसके बाद से अलग अलग से तुमको पैसा लगेगा, ठीक है। आगे क्या है देखो, सरिता नाम की एक लड़की है। कौन? सरिता नाम की एक लड़की है। और सरिता नाम की जो लड़की है वो क्या करती है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए। कितने? सरिता नाम की एक लड़की है जिसने कि 7 दिन तक पुस्तक रखे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो वो कितना रुपया दी? 27 रुपया दी वो, ठीक है। आगे बढ़ो। अदा किए मतलब दिए। जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए। सुशी नाम की लड़की है, 5 दिनों तक पुस्तक रखी तो कितना रुपया वो दिए पुस्तकालय वाले को? हाँ 21 रुपया दिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो। फिर कह रहा है दिए, तो हमें कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब हमें यही पता करना है कि आखिर कितना रुपया इसका फिक्स रेट था और अतिरिक्त दिन का कितना रुपया था। अतिरिक्त दिन कितना एक्स्ट्रा पैसा लगता था। जो वो लड़की 7 दिन तक रखी तो 21 रुपया दी। आखिर 7 दिन में 3 दिन का फिक्स रेट क्या था और 4 दिन का फिक्स अलग अलग रेट क्या था जो उसको 27 रुपया देना पड़ा। 7 दिन पुस्तक रखी तो ये लड़की सुशी नाम की लड़की है जो 5 दिन पुस्तक रखी, तो आखिर 3 दिन का क्या किराया था हमें नहीं पता है, और 2 दिन का क्या अलग अलग किराया था वो भी हमको नहीं पता है। वही हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि नियत किराया अतिरिक्त दिन का किराया हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या हो रहा है। सो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो अक्सर बोले हैं कि जो पता ना हो उसको मान लो, मान लेंगे। हमें पता ही नहीं है कुछ, मान लेंगे। क्या मानेंगे हम? कि माना कि नियत किराया, माना नियत किराया मान लेंगे क्या? X रुपया। क्या मान लेंगे? X रुपया। और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेंगे? मान लेंगे Y रुपया मान लेंगे। हमें पता ही नहीं है तो मान लेंगे XY के रूप में, ठीक। ये लड़की जो है 7 दिन तक पुस्तक रखी, 1 2 3 4 5 6 7 ये दिन है। 7 दिन तक पुस्तक रखी जिसमें कि 3 दिन का फिक्स रेट है। 3 दिन का क्या है? फिक्स रेट है, जो कि हम क्या माने हैं? फिक्स रेट। नियत रेट को क्या माने हम? X रुपया माने हैं। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब उसके बाद से तुम अगर रखेगी तो Y रुपया लगेगा, फिर रखेगी तो Y रुपया, फिर रखेगी तो Y रुपया, फिर रखेगी तो Y रुपया लगेगा। ऐसा हम
माने हैं, हमको नहीं पता था रेट, तो रेट को हम मान लिए कि चलो 3 दिन तुम रखेगी तो तुमको X रुपया लगेगा, अलग अलग दिन रखेगी तो एक दिन का Y रुपया लगेगा, एक दिन का Y रुपया लगेगा, एक दिन का Y रुपया, एक दिन का Y रुपया, तो टोटल 7 दिन हो गया ना। ये 3 दिन फिक्स है, कितना लगेगा ही तुमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर समीकरण कैसे बनाएंगे हम? समीकरण ऐसे बनेगा कि ये क्या है हमारे पास, 3 दिन का फिक्स रेट है X रुपया, है ना, और ये 4 दिन का अलग अलग किराया है, एगो वाई एगो वाई एगो वाई एगो वाई, टोटल मिलके कितना वाई, 4 गो वाई हो जाएगा। तो ये हो गया 3 दिन का फिक्स रेट, ये हो गया 4 दिन का रेट, दोनों को जोड़ करके उसको कितना रुपया वो दिया है 7 दिन में, 27 रुपया दी है वो। फिर इसी तरह से ये क्या करती है सुशी, 1 2 3 4 5 दिन एक किताब रखती है, जिसमें कि हमें पता है कि 3 दिन का तुमको फिक्स रेट लगेगा, कितना रुपया, X रुपया लगेगा ही तुमको। उसके बाद तुम अगर रखेगी तो Y रुपया लग जाएगा, तुम अपना सोच लो। और दोनों को जोड़ करके वो कितना दी है, 21 रुपया। तो ये तो फिक्स रेट है, और एक दिन का एगो वाई, एक दिन का एगो वाई, दोनों को मिल करके कितना, 2 गो वाई, तो टोटल 5 दिन हो गया ना। सबको जोड़ करके वो कितना पैसा दी है, 21 रुपया दी है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब बताओ कहीं पे कोई समझने में दिक्कत, यहाँ तक फिर हम आगे बढ़ेंगे, कहीं नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो ये रफ की बातें थी, याद रखना है। अब 2 समीकरण हमारे पास आ गया है, तो 2 समीकरण को देख करके तुम्हें क्या लगता है कौन सा विधि ठीक रहेगा? सबसे बढ़िया विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि गुणांक सेम है ना, जैसे ही घटाएंगे आराम से कट जाएगा, सबसे बेटर विलोपन विधि है। यहाँ से फटाफट मार दो, देखो कैसे। हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 को घटाएंगे किससे, 2 से, तो प्लस में है, साइन बदलेगा ना, घटाएंगे तो प्लस में है, तो प्लस में है, तो प्लस में है, तो ये घट के 0 हो गया ना। इधर देखो क्या बचा, फिर 4 गो वाई में से 2 गो वाई गया, तो 2 गो वाई बच गया, ठीक है। और फिर इधर देखो 2 गो वाई, ये 27 में से 21 को घटा दो तो 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बट्टा में 2, इसको काटो तो y बराबर क्या निकला, 2 तिया 6 y रुपया। ये क्या निकला, अतिरिक्त दिन का किराया, कि हर दिन तुम रखेगी तो 3 रुपया लगेगा। आओ अब नियत किराया निकालते हैं। इस y का मान को उठाओ, जिसमें मन करे उसमें रख दो। हम तो 2 में ही रखेंगे क्योंकि ये छोटका है, इसीलिए 2 में रखेंगे। 1 में भी रखेगी तो x का मान वही आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखना, समीकरण किस में, 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x प्लस में 2y बराबर में 21, तो x प्लस में 2y के जगह पर 3 बराबर में 21, तो x बराबर हो जाएगा 21 और 2 तिया 6, और 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना, तो x बराबर क्या निकलेगा, 21 में से 6 को घटा दो तो कितना होएगा, 15 रुपया। हम क्या देख रहे हैं, लिखेंगे अतः नियत किराया जो है वो क्या हो जाएगा, नियत किराया क्या हो जाएगा, तो 15 रुपया। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कचरा बन जाएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा, तो 3 रुपया। तो समझ में आ गया कि आखिर वो पुस्तकालय का रूल्स क्या था कि 3 दिन तक अगर रखे, 3 दिन का फिक्स रेट तुमको पता चल गया कितना रुपया, 15 रुपया, कि एगो पुस्तक को तुम अगर 3 दिन रखेगी तो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद अलग से रखेगी तो 3-3 रुपया तुमको बढ़ते जाएगा हर दिन का। तो ये लड़की क्या की थी, 7 दिन तक रखी थी, तो 7 दिन में 3 दिन, 7 दिन में तो 3 दिन तो फिक्स है, उसको 15 रुपया लगेगा, हाँ। और 4 दिन जो बचा तो 1 दिन का 3 रुपया, 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 तो 3 चौका 12 रुपया इधर हो गया, और 15 रुपया ये 3 दिन का फिक्स रेट, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। ये लड़की 5 दिन रखी थी किताब, तो 3 दिन का तो फिक्स रेट है कितना, 15 रुपया, है ना। और उस 15 रुपया और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1 दिन का 3 रुपया, 1 दिन का 3 रुपया, तो टोटल 6 रुपया, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा,
मतलब इसको मतलब पुस्तकालय वाला जो सर है इस दोनों लड़की को ठगा नहीं है, ठीक ठाक पैसा लिया है, इसका मतलब ये हुआ है ना। तो हम तुमको दिखा भी दिए कि सही में अच्छा पैसा दी है, ये लड़की बकलेल नहीं थी और सर भी नहीं ठगा, इस दोनों लड़की को अच्छे से पैसा दिया है। तो देखने में बड़ा था क्वेश्चन, बल्कि ईजी था ना ईजी। इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ रहता है कि ये ज्ञात कीजिए वो ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में जब निकल जाता है तो वो लिखना ज़रूरी है कि अतः जो माने थे वो बराबर ये जो निकला वो लिखना ज़रूरी है। अब हम आ रहे हैं 3.6 में, उसका पहला का चौथा भाग देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों युग्मों को, ये समीकरण है ना, ये हमारा क्या है, ये एक पहला समीकरण मान लो तुम, इसको दूसरा समीकरण मान लो, युग्मों है, जोड़ा में है ना, ठीक है। रैखिक समीकरण के युग में बदल करके हल कीजिए। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के फॉर्मेट में नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट कैसा होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ऐसे करके होता है, जो कि उस फॉर्मेट में नहीं है। पहले हमें उसे बदलना होगा। इससे पहले के सारे क्वेश्चन उसमें क्या था, या तो समीकरण दिया हुआ रहता था या फिर लैंग्वेज वाले सवाल में पढ़ते थे फिर बनाते थे। अब क्या है, अजीबोगरीब है। अब हमें इसे पहले कन्वर्ट करना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए और ये पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि पहले रैखिक समीकरण में बदलिए आप फिर सॉल्व कीजिए, तो कैसे बनाएंगे, ये एक अलग सा टाइप है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब भी इस तरह से आए और लगे कि हर दोनों समीकरण का हर अगर सेम नज़र आए, दोनों समीकरण का हर अगर सेम नज़र आए, जो सेम नज़र आए उसी को क्या करना है, मान लेना है कुछ न कुछ। जैसे देखो कैसे हम मानेंगे इसको, यहाँ पर हम मानेंगे, माना 1/, यहाँ पे कुछ नया मतलब 1 है ना, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 1 तो ऊपर में रखा हुआ है ही, 1/x - 1 = a मान लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और फिर तथा 1/y - 2 बराबर में b मान लेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 4। जो भी सेम नज़र आए दोनों समीकरण में उसको मान लेना है। x - 1 इधर भी है इधर भी है तो 1 के बराबर मान लिए, y - 2 इधर भी है, ऊपर में 1 तो है ही पहले से ही, कुछ नहीं है तो उसको b के बराबर मान लिए, और एक नया समीकरण 3 और 4 उसका नाम हम दे देंगे। ध्यान से देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखो ये 5 तो रहेगा ही अपने जगह पर, 5 तो रहेगा ही, यहाँ पे 1 भी है ना ऊपर में। 1/x - a को किसके बराबर माने हैं, तो यहाँ पर ये दे सकते हैं प्लस में 1/y - 2 को किसके बराबर माने हैं, b के, तो यहाँ पे b दे सकते हैं, कोई दिक्कत होगा। बराबर में क्या बचा, 2। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। इसमें आ जाओ, इसमें 6 तो रहेगा ये अपने जगह पर। 1/x - 1 को किसके बराबर माने हैं, -3 तो रहेगा ये अपने जगह पर। 1/y - 2 को किसके बराबर माने हैं, बराबर में क्या है 1, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई सा भी विधि लगा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, लेकिन क्वेश्चन XY में है, क्वेश्चन XY में है तो हमें आंसर भी XY में ही चाहिए। हम तो A B ये सब तो कर रहे हैं ताकि ये बदल जाए उस रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें चाहिए आंसर भी चाहिए XY में ही। तो यहाँ से पहले ABC का मान निकालो, सॉरी AB का, जैसे AB का मान निकालेंगे उसमें जा करके सेट कर देंगे, आराम से हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई सा भी विधि लगा दो और बना दो क्या, तो AB का मान निकाल दो। यहाँ पे कौन सा विधि लग रहा है तुमको ठीक, हमें तो लग रहा है प्रतिस्थापन विधि। गुणांक छोटा है ना, बताए थे प्रतिस्थापन विधि में कि जिसका भी गुणांक छोटा लगे वहाँ से उसका मान निकाल लो और दूसरे में जा करके शिफ्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 से B का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, विलोपन से भी तुम बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 5 से क्या है हमारे पास, 5A प्लस में B बराबर में 2, तो B बराबर हो जाएगा 2, प्लस का 5A उधर जाएगा तो माइनस का 5A हो जाएगा ना। तो ये एक नया समीकरण क्या बन गया, समीकरण नंबर
7 बन गया। इस समीकरण को तुमको याद रखना है। अब उसे उठा करके कहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे हम? 6 में। किस में? 6 में। ये समीकरण, ये जो b का मान है वो उठा करके नए वाले में देंगे, इसमें देंगे ना, 6 वाले में। यहाँ से तो हम निकाले हैं 5 से, 6 में जा करके शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 6 में b का मान रखने पर, समीकरण 6 क्या है तुम्हारे पास? 6a माइनस 3, b के जगह पे पूरा रख दे, 2 माइनस 5a, चलेगा ना? चलो, और ये बराबर में क्या बचेगा? 1। सॉल्व करो यहाँ से। तो 6a, ठीक, माइनस और प्लस माइनस, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक, 3 पंचे 15a बराबर में 1। अब यहाँ पे देखो, एक a वाला टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, तो दोनों प्लस में है, तो 15a और 6a कितना? 21a हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 7 नहीं बन जाएगा? 1। अब माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6 और 1 मिल के 7। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a बराबर 7/21 हो रहा है ना? a बराबर 7/21। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो क्या होगा? अगर हम यहाँ से काटेंगे तो बनेगा क्या? ध्यान से देखना। a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 7 1 7 और 7 21। तो ये किसका मान निकला? a का मान निकला। अब a का मान उठा करके कहाँ पे रखेंगे? नए वाले में, इसमें। कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे? a का मान उठा करके नए वाले में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि a का मान किस में? समीकरण 7 में रखने पर। तो समीकरण 7 हमारे पास क्या है? b बराबर में 2 माइनस 5a, तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5, a की जगह पर 1/3, यही होगा ना? तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 2 माइनस, ये तो कटेगा नहीं, तो 5 1 5, 5 और 3 1 3, बटा पर का घटा बना दो, b बराबर 3, ये 6 माइनस 5 होगा ना? तो b बराबर 6 में से 5 गया तो 1/3। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a का भी मान निकल गया है और यहाँ पर b का भी मान निकल गया है, निकल गया दोनों का मान। अब हम क्या करेंगे? a और b का मान उठा करके समीकरण 3 और 4 में जा करके रख देंगे, तो आराम से x y का मान निकलेगा। देखो कैसे? समीकरण 3 व 4 में a और b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर, ठीक है? तो 3 4 क्या है? 1/x माइनस 1 बराबर में a। दूसरी तरफ क्या है? 1/y माइनस 2 बराबर में b। तो 1/x माइनस a बराबर a का मान 1/3, क्रॉस गुना। x माइनस a को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x माइनस a बराबर में, सॉरी 1 ना, ये क्यों? यहाँ पे 1 होगा ना, 1। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, x बराबर 3, माइनस का 1 उधर भेजेंगे तो प्लस का 1, तो जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर आ जाओ। 1/y माइनस 2 बराबर b का मान 1/3, क्रॉस गुना। y माइनस 2 को 1 से गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा? 3 को 1 से गुना करो, वही होगा ना। y बराबर 3 तो है ही यहाँ पर, माइनस का 2 उधर भेजेंगे तो 3 में 2 जुड़ गया तो 5। तो x का मान क्या निकला? 4 और y का मान 5। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या किए? जो भी हर में सेम लगे ऐसे ही, हर सवाल में ऐसे ही a और b के बराबर मान लेना है, भूल जाओ इसको तुम। अब क्या करेंगे? हम जिसको जिसके बराबर मान है वो लिखेंगे, और ये अंक यहाँ पे हर अंश जो है वो रहेगा ही ऐसे ही। इस सब पे ध्यान नहीं दो, इसको सोचो कि किसी भी विधि से हल करके तुमको a और b का मान लाना है, क्योंकि ये जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है वो किस रूप में है? ab के रूप में है। तो a और b का मान हम प्रतिस्थापन विधि से बना दिए। तुमको अगर लगे कि विलोपन विधि से सही है तो विलोपन विधि से निकाल देना। ab का मान निकाले, फिर क्या किए? ab का मान निकाल करके शांति से क्या किए? इसमें जा करके रख दिए। आ गया हमारा आंसर x y। ठीक है।
आ जाओ देखो, ये 3.6 का दूसरा का पहला है, धारा से रिलेटेड है और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुमको अच्छे से जा करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत इजी है, देखो कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में कितना? 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये 2 घंटा क्या है? समय है। कितना समय? और 20 किलोमीटर क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, उतना ही समय में, 2 ही घंटा में, ये समय हो गया हमारा, 4 किलोमीटर तैर सकती है। दूरी क्या हो जाएगा? 4। फिर कह रहा है कि उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल भी ज्ञात करना है और तैरने की चाल भी हमें क्या करना है? तो ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना इस चीज़ को। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जो बोल रहा है तुमको निकालने के लिए मानेंगे हम ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर वो स्पीड से तैरती है, ठीक। और धारा की जो चाल है, स्पीड जो है वो मान लेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम मान लेंगे ऐसा। थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम से, ध्यान दो। ये क्या है? धारा है। क्या है ये? धारा है, रेती मार रहा है, ठीक। और यहाँ पर ऋतु है। क्या है? ये ऋतु है, ये लड़की है एक, ठीक है। ये लड़की जो है इसका ये कितने स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चल रही है। छोड़ो ना, चाल हमें पता है ना। ये इधर चल रही है, इधर वो तैर रही है धारा के। और धारा जो है वो भी बह भी रहा है, किधर? इधर ही बह रहा है, ठीक है। ये धारा हो गया और ये ऋतु है, तैर रही है, इधर ही तैर रही है और धारा भी इधर ही बह रहा है। इसे हम कहते हैं धारा के अनुकूल, मतलब एक ही दिशा में। धारा के अनुकूल, एक ही दिशा में वो जा रहा है। दूसरी बातें क्या हो रही है? यहाँ पे भी क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि इस बार क्या हो रहा है कि ऋतु जो है वो तैर रही है इधर, ऋतु इधर, और रेती मार रहा है इधर। पानी का जो बहाव है वो इधर है। इसे हम कहते हैं उल्टी डायरेक्शन में धारा के प्रतिकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा के प्रतिकूल। अनुकूल और ये प्रतिकूल हो गया। ध्यान से समझो। पता है ना कि ये x के स्पीड से जा रहा है, ये y के ऊपर लिख दिए हम अच्छे से। 2 कंडीशन बन रहा है यहाँ पर, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, तैर भी रही है इधर और पानी भी इधर ही बह रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे तुम साइकिल चलाती है, साइकिल तो चलाती नहीं है, तो क्या होता है कि जब साइकिल चल रही है और हवा जब बह रही है तो मज़ा आता है चलाने में, स्पीड बढ़ जाती है अपने आप। जो पैडल मराता रहता है, जो चलाता है वो फील करता है। हम चलाए हैं, हमें पता है। अपने आप पैडल मराता रहता है, मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मिल जाता है। तो इसका चाल क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं कि चाल बराबर हो जाएगा x प्लस में y हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का क्योंकि ये अकेले नहीं चलेगी, अब पानी भी इसके साथे साथे जाएगा और ये ऋतु भी जा रहा है साथे साथे, तो दोनों का जो चाल है वो जुड़ जाएगा ना। बढ़ेगी ना चाल, उसकी बढ़ेगी मतलब प्लस हो जाएगी, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से अगर मैं चाल निकालूँ, प्रतिकूल में अगर मैं चाल निकालूँ, अब देखो यहाँ पर ये ऋतु तैर रही है इधर और पानी का रेती मार रहा है इधर से, तो ऋतु को तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? उसकी चाल थोड़ी सी कमी होगी, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पाँव हाथ पटकना पड़ेगा, तब जा कर के वो आगे निकल सकता है। विरोध कर रहा है एक दूसरे का, तो इसकी चाल में कमी हो जाएगी। ये दोनों एक साथ एक चाल से नहीं चलेगी, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम कह सकते हैं ना इसकी चाल हो जाएगी, कमी होगी इसकी चाल में, इसकी चाल में बढ़ोतरी होगी, इसको मज़ा आएगा। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा इसको चलने में। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आओ इधर देखो,
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय दूरी, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय दूरी, दोनों अलग अलग है। ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा किसका? दूरी का फॉर्मूला लगेगा। किसका? दूरी का। ध्यान से देखो क्या देख रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। कितना? 20 किलोमीटर जाती है। तो सबसे पहले ये देखो तुम कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करता है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जैसे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में चाल होता है। तो अगर मैं यहाँ से दूरी निकालूँ तो क्रॉस गुना कर दो, दूरी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम लगा दिए, इसको ना करके। दूरी बराबर क्या होता है सूत्र? चाल गुना समय। इस सूत्र को याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दूरी का ही फॉर्मूला लगेगा, ये कंफर्म है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कब, किस में? अनुकूल में। अनुकूल में चाल इसका क्या है? चाल x प्लस वाई इंटू समय कितना लगता है भाई उसको? वहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है ना? ठीक है। दूरी कितना है? दूरी अनुकूल में 20 किलोमीटर। गुड, 20 किलोमीटर है। कितना? 20 किलोमीटर है अनुकूल में। आगे आ जाओ इधर। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखो तो x प्लस वाई बराबर ये गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में होगा ना। तो 20/10 काटेंगे तो 10 बार में, 20/2 काटेंगे तो 10 बार में कटेगा ना। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। समझी? थोड़ा सा शॉर्टकट किए। इधर आ जाओ। अब मैं यहाँ से अगर दूरी का फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुना समय होता है। चाल कितना है प्रतिकूल में? x माइनस वाई है। समय कितना? वही 2 ही घंटा। 2 ही घंटा ना, दोनों में, अनुकूल में भी प्रतिकूल में भी 2 घंटा। दूरी कितना? 4 किलोमीटर। ये किए हैं, ये जो सूत्र है ना, दूरी इधर तो हम उधर लगा दिए, बस उतना ही कुछ हुआ है। दूरी यहाँ पर लगा दिए हम बराबर में करके। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो तो x माइनस वाई, ये नीचे में जाएगा ना 2, तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। समीकरण नंबर 2। अब नहीं कर सकते? कितना आसान है। कौन सा विधि? विलोपन विधि। गुणांक सेम है, x का भी y का भी, और जोड़ने से कट जाएगा आराम से। जोड़ने से y वाला टर्म कट जाएगा आराम से, घटाने से x वाला टर्म कटेगा। क्यों घटाएंगे हम फालतू में? अब हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो, समीकरण 1 को जोड़ देंगे 2 से। यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को जोड़ेंगे किस में? 2 में। तो जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर में 10, और इधर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 2। जोड़ दो। तो जोड़ेंगे जैसे ही तो ये तो घट के 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा? 2x। घटाएंगे तब साइन चेंज करेंगे, याद रखना। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा? 10 2 12। यहाँ से जब हम काटेंगे तो 2 1 2 और 2 6 12। x बराबर क्या निकला? 6। x बराबर क्या निकला? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x को मान को उठाओ, जहाँ मन करे वहाँ पर जाकर रख दो। मन करे तो इसमें रख दो, नहीं मन करे तो इसमें रख दो, दोनों तो सेम आंसर आएगा। लेकिन ये माइनस में है इसलिए हम इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। ये प्लस में है, समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर में 10, x के जगह पर 6, y बराबर में 10, y बराबर 10। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 10 में से 6 गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या समझे? अब देखो जो माने हैं ना उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अतः ऋतु की जो चाल है, ऋतु
की चाल क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या माने थे हम, y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब भी आए इस तरह से बनाना है। ये दूरी का फॉर्मूला क्या करना है, इसे याद कर लेना है। हर हाल में दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। शांति से नोट करो अच्छे से। और यह हमारा 3 चैप्टर पूरी तरह से एंड हो चुका है। और आज के लिए भी ये लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और फिर देखते हैं, जब तक चले ऑब्जेक्टिव चले, फिर उसका चौथे नंबर चैप्टर में आएंगे। इसे घर पर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब बनाना है, इतना बनाना है कि हाथ दुख जाए, हाँ, तब जा कर के समझेंगे कि पढ़ाई हुआ है। पढ़ते पढ़ते जब नींद आ जाए तब समझना कि हम सही में पढ़े हैं। अब ऐसा नहीं कि आधे घंटा पढ़ने के लिए बैठी या नींद आ गया तो सच में हम पढ़ लिए, 2-3 घंटा होना चाहिए। अब केवल प्रैक्टिस करना है, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको घर पर जा कर के बनाओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, समझ में आएगा ज़रूर। और स्मार्ट वर्क करो।